Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahale. Myself Debojit, and today we will start a brand new chapter of your class 10 social science, which is environment and environmental problem. ठीक है, हमने रिसेंटली हिस्ट्री का एक चैप्टर कवर किया था, तो उसके बाद हम अब ज्योग्राफी के एक चैप्टर के कवर करेंगे जो चैप्टर 2 है आपका, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है एनवायरनमेंट, ये टर्म का मतलब क्या है. ठीक है, एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ये एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है, तो ये चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. ठीक है, एनवायरनमेंट डिनोट्स द कंडीशन अराउंड एन ऑर्गेनिज्म और ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब आपको पता है, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या फिर कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है. ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म और एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, देखो आप यहाँ पे, ये पिक्चर पे देखो. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इंडिविजुअल. यहाँ पे क्या है, एक फिश है जो कि एक टाइप के स्पेसीज है. ठीक है, तो ये एक फिश है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल स्पेसीज. ठीक है, अगर ये फिश एक ग्रुप में आएगा तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन. दैट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ फिश स्पेसीज. ठीक है, अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर एरिया पे बहुत से डिफरेंट टाइप के फिश के स्पेसीज रहते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी. तब उसको बोलेंगे कम्युनिटी ऑफ स्पेसीज. मतलब क्या है, कम्युनिटी में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं. ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं. दैट मीन्स क्या है, एनवायरनमेंट एक कंडीशन है. ठीक है, अराउंड एन ऑर्गेनिजम्स एंड ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एक ऑर्गेनिज्म या फिर उसके कम्युनिटी के अराउंड में जो भी कंडीशन है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट. सच अ कंडीशन इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी एलिमेंट फॉर सर्वाइवल. अब देखो, मान लो आप एक ऑर्गेनिज्म हो, आपके सराउंडिंग में जो भी कंडीशन होगा उसको बोलेंगे एनवायरनमेंट. देखो, अगर आप एनवायरनमेंट का हिस्सा हो तो आपको सर्वाइवल के लिए भी कुछ नेचुरल एलिमेंट चाहिए. जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑर्गेनिजम्स हूँ, तो मुझे लाइफ बचाने के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए. तो ये एक एनवायरनमेंट के पार्ट है. ठीक है, तो इसलिए बोला सच अ कंडीशन इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी एलिमेंट फॉर सर्वाइवल. एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो कंडीशंस होगा वो कंडीशन में हर एक नेसेसरी एलिमेंट होना चाहिए जो कि उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी उसे एनवायरनमेंट बोलेंगे. ठीक है, दिस एलिमेंट आर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक. ये बायोटिक एलिमेंट भी हो सकता है या फिर ये एबायोटिक एलिमेंट भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. The biotic element include all sort of plant and species ranging from microbes to large mammal. ये जो बायोटिक एलिमेंट है इस पे कौन सा आएगा, जो कि प्लांट्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, वो क्या होगा, बायोटिक एलिमेंट होगा. ठीक है, एनवायरनमेंट का बायोटिक एलिमेंट होगा. और एबायोटिक एलिमेंट कौन सा होगा, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया. ऑल अदर लाइफलेस एलिमेंट फॉल अंडर द एबायोटिक कैटेगरी. तो एबायोटिक कैटेगरी में कौन सा आएगा, जो कि जिस पे लाइफ नहीं है. ठीक है, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म हो और आपको सर्वाइवल के लिए कुछ नेचुरल एलिमेंट चाहिए जो कि बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना दोनों को मिला के ही हम सर्वाइव कर सकते हैं. हम कुछ एबायोटिक एलिमेंट के ऊपर भी निर्भर करते हैं, हम कुछ बायोटिक एलिमेंट के ऊपर भी निर्भर करते हैं. ठीक है, तो दोनों को मिला के ही हम अपने सर्वाइवल के लिए नेचुरल एलिमेंट्स पा सकते हैं. दिस बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट थ्रू देयर इंटरेक्शन क्रिएट नेसेसरी कंडीशन फॉर और एनवायरनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है, दोनों मिला के, बायोटिक एंड एबायोटिक मिला के एंड देयर इंटरेक्शन की वजह से जो नेसेसरी कंडीशन बन पाता है, उसके वजह से हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, और उसको बोलते हैं क्या, एनवायरनमेंट. ठीक है, आपको समझ में आया. आप देखो, सिंपल भाषा में, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, आपके चारों साइड पे एक कंडीशन होगा जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट. अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया पे आपके सर्वाइवल के लिए कुछ नेचुरल एलिमेंट्स पाना चाहिए. और नेचुरल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है. ठीक है, तो आपके और बायोटिक एलिमेंट के बीच में जो भी रिलेशन होगा, आपके और एबायोटिक एलिमेंट के बीच में जो भी रिलेशन होगा, सबको मिला के क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग
are also an organism and they also depend on the environment around. Obviously, human beings हम एक खुद ऑर्गेनिज्म है और हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा चारों साइड जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट है, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज वेरी वाइड एंड कॉम्प्लेक्स. ऑब्वियसली फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम जियोग्राफी के चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनवायरनमेंट को समझेंगे. ठीक है, 4 मेजर स्फीयर्स ऑफ अर्थ डिटरमाइन इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर एनवायरनमेंट बोला जाए तो हम अर्थ के 4 स्फीयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ठीक है, लिथोस्फीयर दैट मीन्स रिलेटेड टू लैंड. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर दैट इज रिलेटेड टू वाटर, एटमॉस्फेयर दैट इज रिलेटेड टू गैस एंड बायोस्फीयर दैट इज रिलेटेड टू लिविंग बीइंग. दैट मीन्स एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, देखो दीज स्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड क्यों बोला? अगर आप सिर्फ आपके पास लिथोस्फीयर अवेलेबल है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको हाइड्रोस्फीयर चाहिए, आपको पानी चाहिए. अगर आपके पास हाइड्रोस्फीयर है और लैंड नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर आपके पास एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर नहीं है तो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते. तो हमारे सर्वाइवल के लिए ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और ये चारों के चारों इंटरकनेक्टेड भी है. जैसे आप अर्थ में देख सकते हो, कहीं पे लैंड है, कहीं पे हाइड्रोस्फीयर है, कहीं पे वाटर है, और गैसियस तो गैस तो सरफेस के ऊपर होते ही है, एंड प्लांट एंड एनिमल भी होते हैं. तो ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं और इसकी वजह से जब इंटरकनेक्ट होगा तब भी हमारा सर्वाइवल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते. द कंडीशन क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन अमॉन्ग देम मे ब्रॉडली बी कॉल्ड एनवायरनमेंट. और ये जो कंडीशन क्रिएट करेगा, ये चारों के चारों जब इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तब क्या बनता है? तब बनता है एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट के लिए चारों ही इंपॉर्टेंट है और चारों ही एग्जिस्ट होना इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी एक एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी एक इंटरकनेक्ट नहीं होगा, तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. तो इसके वजह से ये जो इंटरेक्शन होगा इन चारों के बीच में, उसी से ही बनेगा एनवायरनमेंट. द फेमस जियोग्राफर Peter Haggett says that the environment is an outcome of the interaction among the land, water, air and life. Obviously यही बात बोला पीटर हैगेट ने. क्या बोला? फेमस जियोग्राफर थे वो. उन्होंने बोला कि ये जो लैंड होगा, वाटर होगा, एयर होगा एंड लाइफ होगा, ये चारों के जब इंटरेक्शन होगा तो उसके बाद एक आउटकम होगा, वही होगा एनवायरनमेंट. ठीक है, ये चारों के चारों जब इंटरेक्शन करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? उसके रिजल्ट में बनेगा एनवायरनमेंट. ठीक है, उन्होंने यही बोला था. ठीक है, तो ये चारों के चारों उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए जितना कि उनके बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के जो भी कंपोनेंट्स हैं हमने ऑलरेडी देखा. हाइड्रोस्फीयर जैसे वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर एयर, लिथोस्फीयर लैंड एंड बायोस्फीयर लिविंग थिंग. ठीक है, ये चारों को मिला के क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है. तो ये चारों जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के लिए मस्ट है, लेकिन चाहिए इसको. अगर एक भी नहीं होगा तो ये एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ह्यूमन बीइंग और जितने भी प्लांट और एनिमल स्पेसीज है वो भी सर्वाइव नहीं करेगा. ठीक है, तो चलो अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, पहला है लिथोस्फीयर. द लैंड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ composed of rock, soil, mineral, etc. forms the lithosphere. लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? लैंड कंपोनेंट. अर्थ पे जितना भी लैंड है सबको मिला के लिथोस्फीयर बनता है. ठीक है, लैंड में क्या क्या पाया जाता है आपको पता है? रॉक, सॉइल, मिनरल, तो सबको मिला के क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनते हैं. ठीक है, द लिथोस्फीयर कवर ऑल द कंटिनेंट वेयर वी फाइंड द माउंटेन, हिल, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एंड कोस्ट. ठीक है, लिथोस्फीयर हर एक कॉन्टिनेंट जो कि अर्थ में पाया जाता है उसको कवर करता है. ठीक है, और जहाँ पे हम माउंटेन्स देखते हैं, हिल्स देखते हैं, प्लेटूज देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, तो ये सारे पार्ट जो भी है वो लिथोस्फीयर के अंडर आता है. ठीक है, क्योंकि इसमें सब लैंड कंपोनेंट ही रहते हैं. उसके बाद हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? द सी एंड द ओशन हैव फॉर्म्ड द अर्थ हाइड्रोस्फीयर. जितना भी अर्थ पे सी है, ओशन है, सब मिला के क्या बनता है? हाइड्रोस्फीयर बनते हैं. द हाइड्रोस्फीयर कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस.
और ये जो अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर मिलता है वो 71% अर्थ का कवर करता है, ठीक है। द रिवर, the lake and the other water bodies distributed in the continent are also part of the hydrosphere. सिर्फ वाटर ओशंस एंड सी नहीं रहते, जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं एंड अदर वाटर बॉडीज, जितने भी छोटे छोटे वाटर बॉडीज होते हैं सबको मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड एक्सटेंड ए गैसियस लेयर। आप जब सरफेस से ऊपर तक चले जाओगे तो आपको मिलेगा कि एक गैसियस लेयर है हमारे ऊपर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सरफेस से स्टार्ट होके ऊपर जितने भी जाओगे, ठीक है, एक गैसियस कवर से हमारा अर्थ कवर हो चुका है, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। composed of oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, argon etc. This gaseous layer is called atmosphere, ठीक है। ये जो गैसियस लेयर अर्थ को कवर कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे हम सरफेस के ऊपर अभी एग्जिस्ट करते हैं, तो सरफेस के ऊपर जितना भी गैसियस एलिमेंट है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एक्सेल करते हैं, तो ये जितने भी गैसियस कंपोनेंट है सबको मिला के एटमॉस्फेयर बनता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड ब्रॉडली टू ए हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफेस से स्टार्ट करके अगर हम एक हाइट तक चले जाएंगे तो 10,000 किलोमीटर तक ही ये एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करते हैं, उसके ऊपर तो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से एटमॉस्फेयर का जो रेंज है वो है हमारा सरफेस से लेकर 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब क्या है, द बायोस्फेयर कवर दोज पार्ट ऑफ द अर्थ्स एनवायरनमेंट वेयर लाइफ फॉर्म्स ऑकर। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे लाइफ है, ठीक है, उस सभी एरिया को हम बायोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कहीं पे एनिमल, कहीं पे प्लांट एग्जिस्ट करता है तो वो बायोस्फीयर के अंडर आ जाएगा, ठीक है। सो फार 1.75 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द बायोस्फीयर। अभी तक 1.75 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं हमारे बायोस्फीयर पे। ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग और होमोसेपियंस कॉन्स्टिट्यूट ओनली ए सिंगल स्पीसीज। ये जितने भी 1.75 मिलियन स्पीसीज है उस पे ह्यूमन सिर्फ एक स्पीसीज है। तो आप मान सकते हो कितनी डाइवर्सिफाइड है हमारा एनवायरनमेंट, कितने टाइप के प्लांट एंड कितने टाइप के एनिमल्स पाया जाता है इस एनवायरनमेंट पे, ठीक है। ह्यूमन तो सिर्फ एक है आउट ऑफ 1.75 मिलियन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं Each of the geographical regions of the world has its own characteristics, although they are interrelated. देखो जितना भी हमने स्टडी किया, जैसे लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी एरियाज है ये सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एक के बिना हम दूसरे के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लिथोस्फेयर के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हाइड्रोस्फेयर के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द नेचुरल एलिमेंट वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखो नेचुरल एलिमेंट जो हमारे सराउंडिंग पे हैं वो सब जगह पे सेम नहीं है, ठीक है। जैसे मान सकते हो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल रीजन है और ये पोल्स है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो पोल्स पे कम होगा या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स है वो रीजन के हिसाब से वेरीज करता है। उसके बाद द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पोलर एरिया। ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखो, ये अगर अर्थ होगा, ये अगर इक्वेटर होगा, ये अगर पोल्स होगा, तो यहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और पोल एरिया पे जो लाइफ एग्जिस्ट करता है वो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे टाइप के एनिमल पाया जाता है, दूसरे टाइप के प्लांट पाया जाता है, और इस पे इक्वेटोरियल रीजन पे दूसरे टाइप का प्लांट एंड एनिमल पाया जाता है। तो हर एक जगह पे जो लाइफ फॉर्म होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। द एनवायरनमेंट ऑफ द डिजर्ट एरियाज इज अगेन डिफरेंट, ऑब्वियसली, और जो डिजर्ट एरिया है उस पर एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। उस पर अलग टाइप के पौधे पाए जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल जो प्लांट स्पेशीज है वो डिजर्ट में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो छोटे छोटे कुछ श्रब टाइप के पेड़ ही उस डिजर्ट एरिया पे एग्जिस्ट करता है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो हर जगह पे डिफरेंट होगा, ठीक है। फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, expansion of transport and communication are responsible for the rapid change of the Earth's environment, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, आपको पता है, क्योंकि इंडिया इज अमोंगेस्ट द हाईएस्ट
पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इतना ज़्यादा जब पॉपुलेशन होगा तो नेचुरल एलिमेंट्स जो पाया जाता है हमारे एनवायरनमेंट में वो भी कम होगा, क्योंकि हमारा डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम यूज़ करना जानते हैं लेकिन रिकवर करना नहीं जानते हम, ठीक है। जैसे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ऐसे लैंड है, वाटर है। हम अगर हमारे कंट्री के अंदर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो ज़्यादा लैंड यूज़ होगा, ज़्यादा वाटर यूज़ होगा, वाटर का पोल्यूशन होगा, ठीक है। जो प्लांट स्पेसीज है उसको काटकर जो इंसान है वो घर बनाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या होता है, जो हमारे चारों साइड जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट मीन्स नए नए इंडस्ट्री बन रहा है अब, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो हमारे एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। अर्बनाइजेशन, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अर्बनाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा लोग अब क्या अर्बन एरिया पे सेटल होने लगे हैं। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का भी एक्सपांशन हो रहा है, नए नए रेलवे लाइन, नए नए जो सड़क बन रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा नेचुरल एलिमेंट है या फिर हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, ठीक है। द श्रिंकेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर, wetland etc has a negative effect on the biosphere and also on the atmosphere, ठीक है। हमारे जो पहले के ज़माने में फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पेड़ को काट के वहाँ पे घर बना रहे हैं, वहाँ पे कोई रोड बना रहा है, ठीक है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे बायोस्फीयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है एंड हमारे एटमॉस्फेयर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ओवरऑल जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट बन रहा है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, with the spread of population and human activity to the mountainous and the desert area as well, such areas have experienced a rapid environmental changes। देखो, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे गुवाहाटी, ठीक है। इस पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स रीजन है। तो माउंटेनियस रीजन पे लोग क्या करते हैं, जाके घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं। तो उसके वजह से जितने भी माउंटेनियस एरिया है गुवाहाटी के वो ज़्यादा के ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी से भर चुका है। क्योंकि आप अगर माउंटेन पे आप जाओगे, गुवाहाटी पे आसपास में जो भी है माउंटेन, तो सारे के सारे में ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लोगों ने जाकर घर बना लिया वहाँ पे, कुछ सड़क बन रहे हैं वहाँ पे। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका रैपिडली चेंज हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, डिजर्ट एरिया पे जाके घर बना रहे हैं आपका, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ये नेचुरल एलिमेंट है या फिर हमारा एनवायरमेंटल एलिमेंट है, ये ज़्यादातर क्या हो रहा है, एक रैपिड चेंज हो रहा है, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द स्टडी एंड द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट हैव एक्वायर्ड एडेड इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा नेचर है, उसको स्टडी करने के लिए एंड प्रॉपर कंजर्वेशन करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। तो आज के टाइम में ये जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, नेचर को हमें कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी ये फ़ायदा दे सके। तो इसकी वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो चुका है। इसलिए इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी एंड कंजर्वेशन के लिए हम ये जो आजकल चैप्टर पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल साइंस के, तो इसकी वजह से ये पहले के ज़माने में इसका मतलब वो जो इम्पोर्टेंस है वो कम था, क्योंकि उस टाइम पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट हो हमारा इतना डिग्रेडेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद प्लांट हो गया, एनिमल स्पेसीज हो गया, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो इम्पोर्टेंस है, ये जो स्टडीज़ का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस है, वो आज ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर आज स्टार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके जो पॉल्यूशन किस लिए होता है एनवायरनमेंट के, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक ये पार्ट 3 तक ही आएगा, 3 पार्ट में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई भी हमारा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली पार्ट पे, ठीक है। थैंक यू।